नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 120 तक इसमें होगा। जो आपका मॉडल पेपर 4 है वो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा, हाउ ग्रेट्युटी इज कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972। तो इसका मैं बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। ये होता है कि जितने आपके वर्किंग डेज होते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर आपका मंथ कितने का है, तो मंथ आपका जो नॉर्मल चलता है वो 30 दिन का चलता है, जिसमें से आप अगर 7 दिन के हिसाब चले तो 4 हफ्ते होते हैं मेनली अमूमन। तो 4 हफ्ते में 4 संडे होते हैं, तो 4 संडे निकाल देते हैं बाहर और ये बच जाते हैं आपके 26। तो 26 आपके वर्किंग डेज होते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है। और जो आपका 15 दिन का होता है ना, ये 15 दिन का एक्स्ट्रा वेगस होता है। 15 दिन का क्या होता है? एक्स्ट्रा वेगस होता है। ये साल में होता है आपका एक्स्ट्रा वेगस होता है, एक्स्ट्रा मिलता है। 15 दिन की सैलरी अलग से मिलती है, ठीक है ना। और ये काउंट होता है आपका 26 पे। तो जो आंसर बनेगा ये वाला बन जाएगा 15/26। हमेशा याद रखना आप लोग कि वर्किंग डेज 26 मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज एक महीने में। और क्या होता है कि साल भर में जो आपका होता है, साल भर जब आप काम कर लेते हैं तो उसके अलावा आपको जो 15 दिन का होता है अलग से, 15 दिन एक्स्ट्रा नहीं करना होता काम, पर 15 दिन का आपको क्या दिया जाता है? वेतनमान अलग से दिया जाता है, उसे ग्रेट्युटी बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला, ग्रेट्युटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 एंड द ईयर ऑफ द सर्विसेज। और याद रखना ये हर किसी के लिए नहीं होता, कम से कम आपको 5 साल उस फॉर्म में गुजारने होंगे। एटलीस्ट 5 साल आपको वहाँ पर अपने देने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये ग्रेट्युटी का मिलेगा। ग्रेट्युटी, ठीक है ना, तो ये याद रखना, या ग्रेच्युटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, ग्रेच्युटी इज कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला मेंशन बिलो। तो ग्रेच्युटी इक्वल टू होता है लास्ट ऑन सैलरी इंटू द 15/26 इंटू ईयर ऑफ सर्विसेज। द रेशियो ऑफ द 15/26 रिप्रेजेंट द 15 डेज आउट ऑफ द 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ। लास्ट ऑन सैलरी इक्वल टू द बेसिक सैलरी। अब देखो, लास्ट ऑन जो सैलरी होती है वो होती है बेसिक से, जो आपकी बेसिक होती है, और उसके साथ जो आपका डी होता है, टीएनएस अलाउंस होता है, तो दोनों मिला के आपको ड्रॉन सैलरी निकलती है टोटल जो हाथ में आती है। ईयर ऑफ सर्विसेज आर राउंडेड अप और डाउन टू द नियरेस्ट फुल। और याद रखना कि जो सर्विस मानी जाती है ना, ईयर ऑफ सर्विस, वो राउंड ऑफ में मानी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर कोई व्यक्ति ने 10 साल 10 महीने और 25 दिन काम किया है, तो उसका राउंड ऑफ में 11 साल का कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अगर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुटी एक्ट 1972 की बात करें, तो ये होता है आपका, देखो लिखा हुआ है, डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट विद द 10 और मोर एम्प्लॉयज। ये किन कंपनीज के लिए होता है? जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा आपके क्या होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं। टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ द 15 डेज ऑफ द एडिशनल वेगस। ये 15 दिन का एक्स्ट्रा मिला जाता है फॉर ईच ईयर ऑफ द सर्विसेज। प्रत्येक साल की सर्विसेज पे 15 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे आपने कई सारी सुनी होगी, कई सारी ऐसी आपकी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर कितने आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। 12 महीने हो जाता है पर 13वें महीने की भी सैलरी दी जाती है। तो सुना होगा आपने, 13 मंथ्स की सैलरी दी, एक महीने की एक्स्ट्रा दी जाती है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ, ग्रेजुटी इज प्रोवाइडेड अ लम सम पे आउट बाय अ कंपनी दैट ग्रेजुटी मस्ट स्टिल बी पेड टू द नॉमिनी ऑफ द हायर ऑफ द एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ द डेथ। अगर कोई मर जाता है, मान लीजिए जिसको ग्रेजुटी मिलनी थी वो मर जाता है, तो वो किसको मिलेगा? उसके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है ना। पेमेंट कैन बी रिजेक्टेड टू एन एम्प्लॉय इफ एन इंडिविजुअल हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू द मिसकंडक्ट। अच्छा, किसका ग्रेजुटी आप रिजेक्ट कर सकते हैं भाई? जिसका क्या हो सकता है? जो टर्मिनेटेड व्यक्ति है, जिसको निकाला गया है जॉब से, ठीक है ना। किसके कारण से? मिसकंडक्ट के कारण, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो मैंने बताया आपको कि हमेशा याद रखना, वर्किंग डेज जो होते हैं एक महीने में लमसम लिया जाता है 26 दिन, और 15 दिन की क्या होती है? एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। मतलब क्या, 12 महीने की तो सैलरी होती है, 15 दिन एक्स्ट्रा मिलती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और ये कौन सा आपका अधिनियम है? तो ग्रेजुटी का भुगतान अधिनियम 1972 है, ठीक है ना। और जो ड्यूटी सर्विस ली जाती है वो कैसे ली जाती है? आपकी मोटा माटी ली जाती है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत स्कीम आपकी 2018 सितंबर में लॉन्च हुई थी। तो ये तो पहला सही है आपका, दूसरा तो सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। इट प्रोवाइड द कवरेज ऑफ द 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया। बिल्कुल सही है। टर्सरी क्यों? प्राइमरी भी आ जाता है आपका। 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस होता है पूरी फैमिली का। किसका? पूरी फैमिली का, कोई कंडीशन नहीं है। तो 5 लाख की आपकी क्या होनी चाहिए? 5 लाख की आपकी क्या है? बोल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है आयुष्मान भारत के दौरान, प्रोग्राम के दौरान। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। द प्रोग्राम इज एन इंश्योरेंस प्रोग्राम इज एज इट्स यूजर्स आर पीपल विद द लो इनकम इन इंडिया। बिल्कुल सही है। ये किन के लिए? जिनकी क्या इनकम कैसी है? आपकी लो है। पर इसके लिए कंडीशन बहुत तगड़ी तगड़ी बना रखी थी आयुष्मान भारत के लिए। आपके पास दो पहिया वाहन नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। आपकी जो सैलरी होनी चाहिए 15,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ क्राइटेरिया बना रखा था इसका। तो यहाँ पे तो आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड द कवरेज ऑफ द 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकंड एंड टर्सरी आर द हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया। इट वॉज लॉन्च इन द September 28, ये भी सही है। और जो तीसरा था आपका कि किन के लिए था, लो इनकम जो पीपल है उनके लिए था। अब देख लेते हैं आयुष्मान भारत में क्या था। लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2018 को हुआ था, ठीक है ना। दूसरा था इट वॉज ऑल्सो नोन एज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, इसे बोला जाता है, इसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आयुष्मान भारत बोला जाता है। ये किसके लिए था, आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत इसे लाया गया था। आयुष्मान भारत जो था वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो क्या करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर में क्या करता है, आपको एक्सेस देता है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स का। इसके अंदर लगभग जो बेनिफिशरीज थी फैमिलीज, वो थी आपके 10.74 करोड़। जो परिवार थे उन्हें क्या मिलना था, इसका डायरेक्ट क्या मिलना था, बेनिफिट मिलना था, जिसके अंदर लगभग 50 करोड़ आपके इंडियन सिटीजन के होने थे, कवर होने थे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई की फैमिली में कितने लोग हैं, कितनी उनकी एज है, क्या जेंडर है, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। पर क्या था, लो इनकम था, कुछ क्राइटेरिया था, तो किसके आधार पर बना हुआ था, आर्थिक आधार पर था। और ये याद रखना, देखो लिखा अंडर द प्रोसेस 80% ऑफ द बेनिफिशरीज बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये हिंदी में लिखा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लिखा हुआ है हु हैड प्रपोज द पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टैगलाइन है ना, ये है आपकी किनकी, जयप्रकाश नारायण की, जेपी नारायण की, ठीक है ना। इन्हें लोकनायक भी बोला जाता था। बात करें इनकी तो देखो क्या लिखा, जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ही इज पॉपुलर नॉन एज द लोकनायक इन्हें बोला जाता है। कई बार पूछा जाता है लोकनायक किन्हें कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इमरजेंसी को जो टाइम था ना आपका इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 टू 1977 पे, उस समय जो विपक्ष को मजबूत करने का काम कर रहे थे जेपी नारायण ही कर रहे थे। द पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज प्रपोज बाय द जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। पार्टी लेस डेमोक्रेसी मतलब कि कैसी डेमोक्रेसी होनी, स्वतंत्रता या किस तरीके की होनी, आपका बिना पार्टी की होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला था। ही वॉज ऑनर्ड विद द मैक्सिस अवार्ड, रैमन मैक्सेसे अवार्ड मिला था, जो फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, याद रखना है फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है आपका रैमन मैक्सेसे। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। तो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम रैमन मैक्सेसे थे। तो रैमन मैक्सेसे के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, मैक्सेसे, और ये 1958 से दिया जा रहा है। सबसे पहले किसको मिला था, विनोबा भावे को, ये याद रखना किसको मिला था, ये विनोबा भावे को मिला था। भूदान आंदोलन के प्रणेता हैं जो भारत में, या जो पहला क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह था, वो उनका नाम आता है विनोबा भावे का, तो ये आप याद कर लेना। और कब हुआ था, तो वो हुआ था 1940 में विनोबा भावे। और विनोबा भावे को मिला कब था, रैमन मैक्सेसे 1958 में। और इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था 1940 में, याद रखना। दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा दूसरी याद रखना है कि दूसरी चीज़ याद रखना है, रैमन मैक्सेसे को बोला जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ, नोबेल बोला जाता है ऐसे, नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है, याद करना। तो 1965 में जयप्रकाश नारायण को भी ये मिल चुका है। इसके अलावा 1999 में भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। भारत रत्न दिया जा चुका है किन के टाइम पे, तो दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, जब वो क्या थे आपके देन प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा ही वॉज को फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, किसके साथ बनाई थी, तो राम मनोहर लोहिया के साथ बनाई थी, ठीक है ना। राम मनोहर लोहिया की जो आपकी विचारधारा ना, उस पर आपकी जो समाजवादी पार्टी है वो चलती है, राम मनोहर लोहिया के, ठीक है ना, आदर्शों पर। अच्छा द स्लोगन टोटल रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट रेज बाय द जयप्रकाश नारायण, याद रखना। तो एक याद करना आपने कौन सा, कि टोटल रेवोल्यूशन याद कर लेना, ये किसने बोला था, ये किसका है स्लोगन, तो ये किसका है, जयप्रकाश नारायण का है। दूसरा पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने कहा था, प्रपोज किसने किया था, तो ये भी जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा सर्वोदय प्लान किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया है, ये भी याद रखना सर्वोदय प्लान। अच्छा नेशनल इंडियन कांग्रेस की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी ने क्या किया था, आपका साउथ अफ्रीका बनाई थी 1894 में। और ये किसके लिए था, आपका डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो आपके इंडियंस थे तो उनके साथ क्या करते थे अंग्रेज लोग, डिस्क्रिमिनेट करते थे उन्हें, ठीक है ना। तो उसके लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में साउथ अफ्रीका में की थी। ऐसे डांगे का नाम आता है, ऐसे डांगे फाउंडिंग मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, जिनका नाम जुड़ता है किससे, आपका एम एन रॉय का नाम जुड़ता है इससे। राम मनोहर लोहिया मैंने बता दिया आपके फाउंडर थे, को फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के विद द जयप्रकाश नारायण, तो ये याद कर लेना। और तीसरे कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ये ओहिया नहीं है, ये लोहिया है, ये मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, ये लोहिया है, मैं खुद गलत तो नहीं लिख रहा, लोहिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो लिखा इन द फर्स्ट लोकसभा जो आपके हुए थे 1951-52 में जो चुनाव हुए थे, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। तो स्वतंत्रता पार्टी आपकी क्या नहीं थी, अपोजिशन सिंगल लार्जेस्ट नहीं थी। देखो सबसे ज़्यादा तो आप जानते हैं आईएनसी थी। आईएनसी लगभग 300 सीट 350 सीट जीती थी लगभग 450 में से। और जवाहरलाल नेहरू आपके क्या बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे चुने हुए। तो स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी, इसकी जगह जो थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पर उसमें भी बहुत कम सीटें ला रखी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो उसकी भी लगभग 16-17 सीटें आसपास थी। तो पहला तो गलत हो जाता है, स्वतंत्रता पार्टी तो नहीं है, ये गलत हो जाता है। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट टाइम इन द 1969, बिल्कुल सही है। ये टाइम देखने मिला था इंदिरा गांधी के टाइम पे कि लीडर ऑफ अपोजिशन रखा गया था। और एक चीज़ और बता दूं, जो आपका विपक्ष का नेता होता है ना, उसको सेम सर्विसेज दी जाती हैं जैसे आपका कैबिनेट मिनिस्टर को दी जाती हैं। जैसे अभी लोकसभा में कौन है आपके, लोकसभा में अभी आपके विपक्ष के नेता हैं अभी कौन, आपके अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा में बात करेंगे, राज्यसभा में आपके कौन है, तो वो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, खड़गे। तो ये याद कर लेना, ठीक है ना। तो 1969 में बिल्कुल इंदिरा गांधी के टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, पर एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन वही बन सकता है जिसको लोकसभा की टोटल सीट्स का 10% वोट मिला होगा। कम से कम 10% सीट्स आनी चाहिए, सॉरी वोट्स नहीं, सीट्स आनी चाहिए। तो लोकसभा में अगर आप मान के चलिए 550 है, +2 है आपका, ठीक है ना, तो 550 का 10% निकालूंगा तो कम से कम आपके पास 55 सीटें होनी चाहिए। तो ये याद कर लेना। तो दूसरा तो सही है, लिखा हुआ है तीसरा इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव द मिनिमम 75 नहीं 55 इट लीडर कैन नॉट बी, तो ये आपका गलत हो गया, तीसरा वाला गलत है। केवल और केवल कौन सा सही है आपका, सेकंड वाला। तो हिंदी में यहाँ पे लिखा है तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ। द इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ द 1951-52 हेल्ड फ्रॉम द 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952। इसलिए मैं बोल रहा था 51-52 क्यों बोला जाता है, क्योंकि अक्टूबर में शुरू हुए थे और फरवरी तक चले थे। Was the first election to the Lok Sabha since India became the independent in the August 1947. The Indian National Congress won a landslide victory, winning the 364, बताया था ना वो 350 सीट। अब इतना मोटा माटी याद करो, 364 सीट जीती थी 489 सीट्स में से, लगभग 45% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड हुए थे उस समय। किसके पक्ष में, आईएनसी के। जवाहरलाल नेहरू जो बने थे वो पहले आपके के बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके पास केवल और केवल 16 सीट थी, ठीक है ना। 1969 में क्या होता है, लीडर अपोजिशन आपका रिकग्नाइज होता है पहली बार, और इसे स्टैट्यूटरी क्या मिला था, रिकग्नाइजेशन मिला था 1970, विधिक बोलते हैं विधिक अंग बना था। विधिक अंग मतलब एक्ट के थ्रू आपका पारित हो गया था, ये आपने याद रखना है। द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैव द नॉट लेस देन द 1/10, 1/10 वही होता है, वो 1/10 को कितना बोलते हैं आपका 10% बोलते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम इससे नीचे नहीं हो सकता भाई, इससे नीचे अगर होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता है। पर इसकी कंडीशन बताऊंगा, इस बार हुआ है, कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस के पास शायद से 55 थे ही नहीं, कांग्रेस के पास टोटल हो रहे थे इस बार 55 सॉरी आपका 45, कितना हो रहा था 45। पर वो फिर डिपेंड किस पे करता है, फिर वो किस पे करता है, आपका जो पक्ष में पार्टी है जिसकी सरकार बनी है, फिर वो देखेगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखा लीडर ऑफ अपोजिशन इज दैट हाउस द 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 55 इन द लोकसभा देर इज एज पर। अच्छा कौन सा रूल है, इसे बोलते हैं महावलंकर रूल, तो ये आप याद कर लेना, ये लिखा हुआ है हिंदी में। तो मैं बता दूं इस बार कितने थे, जैसे कांग्रेस के पास कितने थे, 45 थे। तो जो आपकी क्या थी, बीजेपी थी उस या एनडीए थी, उसने क्या कर दिया था, बोल दिया था कि आप अपोजिशन लीडर रख सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, सिंगल जो पार्टी होती है इसमें कोई आपका कोलाइजन नहीं आता, मतलब गठबंधन नहीं आता, सिंगल पार्टी होनी चाहिए, वो कम से कम उसके पास 55 सीटें होनी चाहिए। तो ये आप याद कर लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वाज नॉट इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो आप जानते हैं कि 1925 में हुई थी, और ये हुई थी जब आपका एचआरए फॉर्म्ड हुआ था ना, एचआरए फॉर्म्ड हुआ था 1924, तब जाके हुई थी। जबकि भगत सिंह उस समय नए थे, और भगत सिंह जो थे वो HSRA के टाइम पे आपका क्या हुए थे, मतलब उस समय थे मेंबर थे, तो 1928 में बनी थी। तो भगत सिंह उस समय नए थे, हालांकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया था काकोरी कांड बिल्कुल उनके ठीक, पर उन्हें उस समय नहीं भेजा जाता क्योंकि वो नए रहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी बात कर लेते हैं, चलो देखो। तो अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। तो कौन सा नहीं था, तो भगत सिंह नहीं थे, ठीक है ना, आंसर बनेगा ये। तो पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है काकोरी ट्रेन रॉबरी वॉज नियर काकोरी, लखनऊ के पास में हुई थी 1925 में। तो ये किसने की थी, HRA के जो आपके कौन थे मेंबर थे, HRA। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। द प्लान वॉज एक्सिक्यूटेड बाय, तो कौन कौन थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और मनमंथन दास गुप्ता। तो ये याद रख लेना।
मनमंथन नाथ गुप्ता। द रिजल्ट वॉज अरेस्ट ऑफ द सम 30 कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसके चक्कर में, और ट्रायल हुए थे इसमें। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें 1924 में ईस्ट बंगाल की तरफ क्या हुई थी, ये स्टेबलाइज हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांधी थे, ये याद रखना आपने। और ये मेंबर किसके थे, अनुशीलन समिति के भी थे। बाद में जाके इसके मेंबर कौन, अच्छा फिर मेंबर कौन कौन बनते, तो भगत सिंह होते हैं, चंद्रशेखर आ जाते हैं, सुखदेव थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खान थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। पर होता क्या है कि जब इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अब याद रखना HRA तो 1924 में बना था। कब बना था, 1924 में। पर जब HSRA फॉर्म्ड होता है तो वो होता है आपका हिंदुस्तान, इसका नाम था हिंदुस्तान, ये लिख लेना, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये फाउंड हुआ था आपका कब, ये फाउंड हुआ था आपका 1928 में। इसके फाउंडिंग जो मेंबर बोले जाते हैं वो कौन बोले जाते हैं आपके, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये बोले जाते हैं, ठीक है ना। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है HSRA से, अगर फाउंडर का नाम आएगा, और अगर HRA का नाम आता है फिर सचिंद्रनाथ सान्याल का आता है मेनली। तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता था पावर ऑफ सत्याग्रह, एम्फेसाइज द पावर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सत्याग्रह, तो देखो दो ही नारे थे। महात्मा गांधी ने दो वर्डों पे बहुत जोर दिया। एक था आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड जो बोले जाते हैं, उन्होंने दो चीज़ों पे बहुत, वो था सत्य और अहिंसा। क्या था, सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य, और दूसरा था आपका क्या, अहिंसा, नॉन वायलेंस। इन दो चीज़ों पे उन्होंने बहुत जोर दिया, अहिंसा। तो एम्फेसाइज जो हुआ था वो ट्रुथ पे हुआ था, ना कि पॉवर्टी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। तो ये लिखा सत्याग्रह की शक्ति में निम्नलिखित में से किस विशेषता की शक्ति पर बल दिया गया था, तो सत्य। देखो पढ़ लेते हैं। गांधी जी सेड दैट द ट्रुथ इज फार मोर पावरफुल देन एनी वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। Gandhi's philosophy, which has ideas to inspire and to create the vision, it is associated with the idea of the non-violence, resistance, which the also called the civil resistance. The two pillars of the Gandhism are the truth and the non-violence, सत्य और अहिंसा। The Gandhi's principle have been included in directive। अच्छा याद रखना DPSP जो आपके है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें क्या देखने को मिलती है, गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनकी छवि देखने को मिलती है। अच्छा, गांधी जी ने ये जो आपके क्या था, सत्य और अहिंसा के दम पर चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 का, खेड़ा हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया आपका, चला था जब 1990 से लेकर 1922 तक चला था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया 1930 का, 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, 1920 का, ये साथ में चले थे, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन। सिविल डिसोबीडियंट हो गया 1930 का। नेगोशिएशन और राउंड टेबल तो कौन सी नहीं की थी, देखो 1930 और 1932, ये ज्वाइन ही नहीं की थी किसने, INC ने। गांधी इरविन टॉक हुई थी 1931 के आसपास, और क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हैं 1942 के आसपास हुआ था। तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, देख लीजिएगा। गांधी जी ने सत्य सामूहिक विनाश की कि किसी भी हथियार से कई अधिक शक्तिशाली किसे माना है, सत्य को माना है। गांधी जी एक दर्शन है जिसमें प्रेरित और करने और दूरदर्शिता पैदा करने के लिए विचार है, या अहिंसा प्रतिरोध के विचार से जुड़ा हुआ है, जिसे नागरिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। गांधी जी के दो स्तंभ थे, सत्य और अहिंसा, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट ऑफ द 1929 लाहौर सेशन। तो ये तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें वो क्या करते हैं, स्वराज की मांग कर लेते हैं, स्वराज को अपना नारा लगाते हैं, और इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं कब, 26 जनवरी को 1929 को। इस दिन वो क्या करते हैं, डिक्लेयर, इसको अपना क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंस हमें कब मिलती है, वो मिलती है आपको 1947 15 अगस्त, तब जाके 26 जनवरी 1950 को हमने पहला क्या बनाया था अपना, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अपना क्या बनाया था, रिपब्लिक डे बनाया था, रिपब्लिक। तो याद कर लेना। तो पहला सही है। राजकुमारी अमृत कौर थी मेंबर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया, बिल्कुल सही है। ये आपकी कौन थी, अगर आपने संविधान सीरीज देखना है यार, एक संविधान सीरीज बहुत ही अच्छी है, राज्यसभा की है। राज्यसभा जो आपका चैनल है ना यूट्यूब में पड़ा हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है। तो उसी का एक क्या है, पूरी एक सीरीज़ है, 10 एपिसोड है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा राजकुमारी अमृत कौर भी है उसमें। तो लास्ट में इनका भी नाम आएगा। और ये जो उपाधि थी ना, कि उपाधि टाइटल्स जो आपका आर्टिकल 18 बोलता है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, तो राजकुमारी का उन्होंने अपना हटा दिया था अपने नाम से, हालांकि उन्हें राजकुमारी अमृत कौर ही बोला जाता था। तो अमृत कौर जो थी वो थी आपकी हेल्थ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो ये भी सही है। और अब कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो सेकंड भी सही है। सरोज नायडू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, नहीं, फर्स्ट इंडियन, अगर मैं बोलूँगा तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। और ये कौन सा आपका 1925 का सेशन था, इलाहाबाद सेशन था।
कौन सा सेशन था? इलाहाबाद, जिसकी वो बनी थी। पहली कौन थी? तो पहली कौन थी आपकी? तो वो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। और ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी। और कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन था, कलकत्ता। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा आपका सही है। क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हिंदी में लिखा है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू हु हैड डन मोर देन एनीवन एल्स टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पूर्ण स्वराज, देखो, was nominated the president of the Lahore session of the Congress December 1929 mainly due to the Gandhi's backing. 15 out of the 18 provincial Congress committee had opposed Nehru. Hence, statement first is correct. The following major decision was taken at the Lahore session. Round table conference was, अब क्या क्या था भाई? देखो लाहौर सेशन में क्या क्या लिए गए थे फैसले, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसे बॉयकआउट करना था, उसे क्या करना था? उसमें नहीं जाना था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। तीसरा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज ऑथराइज टू लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट इंक्लूडिंग द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड ऑल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर वॉज आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स। अच्छा, मतलब जो लेजिस्लेचर थे उसमें से क्या करना? रिजाइन करना था। जनवरी 26, 1930 को वॉज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस राज्य डे टू सेलिब्रेट द एवरीवेयर। ऑन December 31, 1929 एट द मिडनाइट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे उन्होंने शपथ ली थी ना। द न्यूली अडॉप्टेड ट्राइकलर फ्लैग, जो हमारा तिरंगा था, उसे अडॉप्ट किया गया था, ऑफ द फ्रीडम वॉज होस्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू amidst the slogan of the इनकलाब जिंदाबाद, उस समय बोला था। सरोज नायडू was selected as the president of the Indian National Congress in 1925 while the Annie Besant was the first woman president of the INC in the 1917। कौन सा सेशन था? कोलकाता सेशन था। तो सरोज नायडू पहली क्या थी? आपकी इंडियन फीमेल, आपकी क्या थी? नेशनल कांग्रेस की क्या थी? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी प्रेसिडेंट थी। तो यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है ना। तो पहले आपकी एनी बेसेंट है। राजकुमारी अमृत कौर जो थी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है ना, इसलिए वो जो संविधान सीरीज है उसमें ये दिखा रखी है आपकी। सी एल द हेल्थ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, चूज द इनकरेक्ट मैच विद द रिस्पेक्ट न्यूज़पेपर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एडिटर। तो गलत है। कॉमरेड जो है, कॉमरेड आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आपके पहले क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। और बाल गंगाधर तिलक ने जैसे केसरी लिखा है, तो केसरी जो था वो मराठी में लिखा होता। किस में लिखा? तो मराठी में लिखा हो। लैंग्वेज कौन सी थी? मराठी थी। और एक मराठा थी, एक उन्होंने मराठा थी, तो उसको लिखा था किस में? इंग्लिश में। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। वंदे मातरम अरविंदो घोष का लिखा हुआ, ये सही है। संध्या जो है वो उसके कौन थे? एडिटर आपके जो थे। लिखा नहीं, मैं एडिटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि तो न्यूज़पेपर है ना। तो ये ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने लिखा हुआ। न्यू इंडिया जो थे उसके बिपिन चंद्र पॉल थे। तो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, हिंदी में आप पढ़ लेना। द कॉमरेड वॉज वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था दैट वॉज पब्लिश एंड एडिटेड बाय द मौलाना अबुल कलाम, मौलाना मोहम्मद अली। ओ सॉरी, मौलाना अबुल कलाम कैसे लिख दिया यार मैंने? उनका तो वो था ना, अल क्या था यार, अल हलाक अल फिलाक, कुछ इस तरीके से था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अब्दुल अली यार, मौलाना क्या था? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ठीक है ना। मेरे दिमाग में एकदम से अबुल कलाम आ गया मौलाना लिखने से। मौलाना मोहम्मद अली यही था ना, सॉरी, ठीक है यही थे मौलाना मोहम्मद अली। इन्होंने 1911 से लेकर 1914, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, याद कर लेना, मेरे दिमाग से भी उड़ गया था ये। तो कॉमरेड जो लिखा था मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा था 1911 टू 1914। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मराठी हो गया, और केसरी न्यूज़पेपर 1881 में। वंदे मातरम जो था इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर था जो पब्लिश होता था कहाँ से? कलकत्ता से। और ये 1905 में आपका फाउंडेड हुआ था, और बिपिन चंद्र पाल और इसके एडिटर थे श्री अरविंदो घोष। संध्या न्यूज़पेपर के जो थे वो 1906 में आपका ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने स्टार्ट किया था। मूवमेंट जब चल रहा था, जब आपका बंगाल पार्टीशन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था। अच्छा, इट वॉज एडिटेड एंड पब्लिश बाय, तो उन्हीं के उससे था, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय से। न्यू इंडिया की अगर बात करें तो याद रखना फाउंड हुआ था 1914 में। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और याद रखना कि किसके लिए किया था? तो हाईलाइट इश्यूड रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और एडिटर कौन थे इसके? तो विपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया कई बार पूछा जाता है किसके एडिटर कौन थे? विपिन चंद्र पाल। फाउंड किसने किया था? एनी बेसेंट ने। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम कौन थे? फाउंडेड बाय विपिन चंद्र पाल। दोनों से रिलेटेड देखो, गलत मत कर देना। पर एडिटेड बाय श्री अरविंदो घोष। संध्या न्यूज़पेपर तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कॉमरेड मोहम्मद अली, तो याद कर सकते हो। बाल गंगाधर तिलक को तो पूछा जाता है मराठी और कौन सा? केसरी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द लखनऊ पैक्ट ऑफ द 1916 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इट ऑफर्ड अ जॉइंट लीग कांग्रेस स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स एंड डिमांडिंग द डोमिनेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया। बिल्कुल सही है। इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 19, ये गलत है, एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है ना, डिसएग्री कर दिया था। एक्चुअल में लीग, कांग्रेस और जो आपकी क्या थी हिंदू महासभा थी, इन तीनों को एक साथ लेके आती है। कौन लेके आती है? तो ये और कोई नहीं थी लाने वाली, ये थी आपकी कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन तीनों को एक साथ लेके आती है। इसमें क्या होता है कि आपके लीग भी आ जाती है एक साथ, आपके जो कौन रहते हैं मॉडरेट्स और आपके कौन रहते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट, आपका नरम दल और गरम दल दोनों, और हिंदू महासभा सबको साथ में लेके आती है एनी बेसेंट। इसका उन्हें क्या मिलता है? देखो ये इसका उन्हें फ़ायदा मिलता है कि 1917 में कांग्रेस उन्हें अपना क्या बनाती है? आईएनसी का। इसलिए उन्हें, ठीक है ना, आईएनसी का कलकत्ता सेशन में क्या मिलती है? बागडोर मिलती है, प्रेसाइड करती है उसे। तो लखनऊ पैक्ट जो था वो बोला जाता है कि चाहे वो मुस्लिम लीग हो आपकी, चाहे वो गरम दल नरम दल हो कांग्रेस का, या फिर हिंदू महासभा थी, वो साथ में आई थी। और उन्होंने किसकी बात की थी? डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी। किसके बाद? जैसे आपका क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है ये। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ना, तो उसमें अंग्रेजों ने हमसे वादा कर दिया कि हमें डोमिनेंट स्टेट देंगे। डोमिनेंट का मतलब समझा देता हूँ। डोमिनियन मतलब होता है कि एक्चुअल में शासन हम करेंगे। शासन किन के पास होगा? इंडियंस के पास होगा। पर किसके नाम पे करेंगे? तो वो क्वीन के नाम पे करेंगे या ब्रिटिश क्राउन के नाम पे करेंगे। शासन तो इंडियंस ही करेंगे, पर किसके नाम पे करेंगे? ब्रिटिश क्राउन के नाम पे करेंगे। जैसे डोमिनेंट स्टेट्स का जो तो मिला था, जैसे कनाडा को मिला था या फिर ऑस्ट्रेलिया को मिला था। अच्छा, भारत का भी डोमिनेंट रहा है। हालांकि बाद में हमने ये मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज्य की तरफ गए थे, सेल्फ गवर्नेंस की तरफ गए थे, पर डोमिनेंट हम रहे थे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे अपना। तो 1947 में आज़ाद होने से लेकर 1949 तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब हम कह रहे हैं डोमिनेंट रहे। किसका? ब्रिटिश क्राउन का। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो तो आगे चलते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लेना, तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, द लखनऊ पैक्ट इन 1960 ऑफर्ड अ जॉइंट लीग कांग्रेस स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांडिंग द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड डोमिनेंट स्टेटस ऑफ द इंडिया। द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज एक्सेप्टेड। सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, जैसे आपका 1909 का कौन था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे। कौन से थे? मार्ले मिंटो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है। वही 1919 में क्या होता है आपका, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, तो वहाँ पर दूसरों के लिए जो आपकी कौन रहती है? माइनॉरिटी रहती है, उनके लिए बात की जाती है। किसके लिए? आपका सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जिसका विरोध किया जाता है आईएनसी के थ्रू। चेम्सफोर्ड, ये याद रखना। अच्छा, ये जो पहला नाम होता है हमेशा याद रखना, जो ये रिफॉर्म्स आए, जैसे ये दोनों आपने याद रखना। तो मॉन्टेग्यू जो आपके मार्ले थे, वो आपके क्या थे? ये सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये एक्चुअल में ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था, और जो मिंटो थे वो वाइस राय थे। वाइस राय थे, सेम यही है। मॉन्टेग्यू के थे सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड आपके क्या थे? वाइस राय थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द बोथ इंपीरियल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज एग्रीड अपॉन। The faith in the constitutional politics suffered a jolt when the Montagu Chelmsford reforms in 1919 totally disregarded the Lucknow Pact. इसको क्या कर देते? मना कर देते कि भाई किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म नहीं होगा, किसी तरीके जो हमारी डोमिनेंट स्टेटस की मांग है हम नहीं मान रहे बोल के। आप पहले उन्होंने वादा किया था पर मानते नहीं है। जैसे आपका क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है ना 1914 टू 1918 फर्स्ट। तो हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी पेशेंट वाज एसोसिएटेड विद द सेटिंग अप ऑफ। तो सेटिंग अप ऑफ तो लिखा हुआ है भारत स्त्री महामंडल द फर्स्ट ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इससे रिलेटेड नहीं थी, ठीक है ना। हिंदू कॉलेज इन 1870। अरे उस समय तो जन्म ही नहीं होता। मतलब एनी बेसेंट का जन्म जो हुआ था वो हमारे स्वतंत्रता से 100 साल पहले, मैंने ऐसे याद कर रखा है, 1847 में जन्म हुआ था। और कहाँ की थी? आयरिश मूल की थी, आयरलैंड में जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो हिंदू कॉलेज से आपके कौन थे रिलेटेड? राजा राम मोहन राय थे ना, राजा राम मोहन राय। तो पहला भी गलत है, ठीक है ना, भारत स्त्री से नहीं थे वो रिलेटेड। और दूसरा भी गलत है, तो ये हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर टू। तो यहाँ पे देखो पढ़ लेते हैं। देखो, एनी बेसेंट अलॉन्ग विद द सरोज नायडू, दोनों ने मिलकर प्लेड अ लीडिंग रोल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन वुमेन एसोसिएशन। तो याद रखना किससे रिलेटेड थी? इंडियन वुमेन एसोसिएशन से। एनी बेसेंट कब बनाया था? जिस साल वो आईएनसी की क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी, कलकत्ता सेशन की 1917 में। वेरी द भारत स्त्री महामंडल वॉज द फर्स्ट ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जो पहला माना जाता है भारत स्त्री महामंडल बोला जाता है। फाउंडर कौन थे? ये फाउंडर थी आपकी सरला देवी चौधरानी, ये नाम आपने सुना होगा।
और इलाहाबाद में बनाया था 1910 में। ऑन द प्राइमरी गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज टू, तो कुछ जो प्राथमिक जो इसके क्या थे लक्ष्य थे वो थे टू प्रमोट द फीमेल एजुकेशन विच एट द टाइम वाज नॉट वेल डेवलप्ड। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन ओपनड सेवरल ऑफिस इन द लाहौर देन पार्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इंडिया। उस समय क्या था आप जानते हैं, लाहौर पंजाब की कैपिटल थी उस समय, और आज का जो आपका पंजाब वो दो में बंट गया था। एक भारत के पास आया जिसकी राजधानी अभी कहाँ है, चंडीगढ़ है आपकी, और एक पाकिस्तान के पास मेजर पार्ट गया था पंजाब का, तो उसकी राजधानी कहाँ है, लाहौर में। इसके अलावा इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कराची, अमृतसर, हैदराबाद, कानपुर, बंकुरा हो गया, हजारीबाग, मिदनापुर, कोलकाता हो गया। तो यहाँ पर क्या थे आपके, क्या थे यहाँ पे इसके क्या बोल सकते हैं ब्रांचेस खुली थी। अच्छा, टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द वुमेन ऑल ओवर द इंडिया। अच्छा, सरला देवी चौधरानी की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल लीडर इन एक्शन बोला जाता है इन्हें। सी वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेट इन द स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था। स्वदेशी मूवमेंट आप जानते हैं 1906 लेकर 1911 तक चला था। अच्छा, एज वेल एज द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ द इंडिया। सी वॉज बॉर्न इन द 1872 में इनका जन्म हुआ था 1872 में, एंड ज्वाइंट एक्टिव पॉलिटिक्स इन द 1915, और 1915 में ये क्या गई राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गई थी। इन 1915 सी ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो आपने याद करना कि भारत स्त्री महामंडल वो पहला था आपका वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, सरला देवी चौधरानी ने बनाया था 1910 में इलाहाबाद में। दूसरा पॉइंट है कि 1915 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी, एंड सेक्रेटली उसमें क्या करती असिस्ट करती जो रेवोल्यूशनरी होते थे ना आपके, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इस तरीके के जो लीडर्स होते थे, तो उनको क्या करती थी असिस्ट करती थी, एंड कंटिन्यू हर सीक्रेट एक्टिविटीज थ्रू द अनदर ग्रुप। एक और था सौहार्द सोसाइटी, ये भी आपने सुना होगा, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो डेविड हैर के साथ, ये नाम जरूर याद रखना, कौन, डेविड हैर। एकमात्र नाम राजा राम मोहन राय का नहीं आएगा, उनके साथ जो थे डेविड हैर थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। वेयर द एनिवेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अब देखो यही अंतर है, राजा राम मोहन राय और डेविड हैर ने तो क्या किया था आपका जो क्या था हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। पर वहीं अगर एनी बेसेंट की बात करें तो उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापित किया था। बनारस का आपका क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि हिंदू कॉलेज जो खोला था वो कहाँ खोला गया था, बंगाल में। 1898 में ये किसने कर दिया, एनी बेसेंट ने। वेर बोथ हिंदू रिलीजन एंड द वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट वर टाउट, द कॉलेज बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बनारस हिंदू कॉलेज इन 1916। इससे जुड़े कौन थे आपके, मदन मोहन मालवीय भी तो थे, मदन मोहन मालवीय, ये नाम भी तो आता है मालवीय। तो ये आप याद कर लेना। तो मैंने बताया था भारतीय स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी 1910, ठीक है ना। और कौन सा बोला, सौहार्द सोसाइटी बता दिया, और ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी बता दिया 1915 में। एनी बेसेंट का मैंने बता दिया कौन सा आपका, एनी बेसेंट और सरोज नायडू इंडियन वुमेन एसोसिएशन हो गया, ठीक है ना, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज हो गया। राजा राम मोहन राय और डेविड हैर का कौन हो गया, हिंदू कॉलेज इन 1817। तो ये आप याद कर लेना। तो ये हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये था आपकी वीडियो, और ये जो मॉडल पेपर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 5। 10-10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं 20 ला रहा हूँ तो वो 1 घंटे क्रॉस कर जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है वो केवल क्या नहीं है कि क्वेश्चन किया और आंसर लिखा टिक मारा खत्म, नहीं, हमें पूरी ढंग से उससे डिटेल्स में जाना है, डिटेल एनालिसिस करना उसका, क्योंकि पेपर ही आपको उस लेवल का यूपीएससी ईपीएफओ को लेवल ही उतना अच्छा है, ठीक है ना, और यूपीएससी कराता है, और इसका पेपर जो होता है वो टाइम टू टाइम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर इस समय क्या था कि आप जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पेपर मुझे जो लग रहा है वो शायद से ये जा सकता है अक्टूबर के आसपास, जब आपका उसका भी होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होगा आपका यूपीएससी का, सीएससी का। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा तुरंत। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, वहाँ पे भी। फेसबुक पर भी मैं क्या कर दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा, और तो आप हमें फेसबुक पे भी क्या करें, फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।